गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फटाफट से पहले बेटा जो क्वेश्चंस बच गए थे लास्ट क्लास के, वो क्वेश्चंस एक बारी सॉल्व कर लें। पहले बेटा फटाफट से एक बारी क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो बचे हुए थे लास्ट क्लास के, और फिर बेटा जो तपस्या के क्वेश्चंस बचे हुए थे, कुछ 20-25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फटाफट से बेटा उनको एक बारी करते हैं। और फिर बेटा हम आज शुरू करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम करने वाले हैं बेटा ब्लड के बारे में डिस्कशन, ब्लड पार्ट 1, क्योंकि ब्लड बेटा कई पार्ट्स में हम चलेगा। ठीक है, यस, शुरू करें फिर। यस एवरीबॉडी, तो ये मैं कराने जा रही हूं तपस्या का कंटिन्यूएशन। आपने पिछली क्लास में भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ मैच द फॉलोइंग बचे हुए हैं। सबसे पहले उनको फटाफट से करते हैं। डायरेक्ट बेटा पोल नहीं कंडक्ट कराऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। आप फटाफट से बेटा आंसर्स को कॉमेंट्स में मार्क कीजिएगा, फटाफट से आप आंसर्स को कमेंट में मार्क कीजिएगा। शुरू करें फिर, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यार इसी थोड़ा कम कर दो, ठीक है। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लैरिंग्स, एल्वियोलाई, प्लूरा, एपिग्लॉटिस। ठीक है, लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, एल्वियोलाई को बोलते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, एपिग्लॉटिस हो गया कार्टिलेजिनस फ्लैप, प्लूरा हो गई डबल लेयर्ड। सी का हो गया 4, एक ही ऑप्शन में है, ए का 3, बी का 1, सी का 4। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, अरे यार आंसर्स लिखे हुए हैं क्या? अरे यार, एक दो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए बेटा, चीटिंग मत करना, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अर्थवर्म कैसा करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ए का हो गया बेटा 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है। बी का 4, इंसेक्ट करता है ट्रेकियल ट्यूब का यूज। फिश करता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्योंकि गिल्स का यूज करता है। रेप्टाइल्स करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ऑप्शन 3 इज योर आंसर, ऑप्शन 3 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल बेटा, ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, फिर कुछ असर्शन रीजन आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग. Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between atmosphere and alveoli. बोला पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है वो ब्रीदिंग होता है, बिल्कुल सही बात मैम, ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बेटा कैरीड होती है बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। यस, एक प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू बेटा एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के बीच में, जिसके थ्रू आप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर पाते हो। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द एल्वियोलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन। इन द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। बेटा बिल्कुल सही बात है ये कि मैम सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे एल्वियोलाई और टिश्यूज के बीच में, बट मैम टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2। बहुत आसान आसान से सवाल है बेटा, लगाते जाइए जल्दी जल्दी। The respiratory rhythm center is present in the medulla region of the midbrain. A pneumotaxic center is located in the pons region of the brain. जल्दी से इसको बेटा सॉल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए लेकिन सही आंसर दीजिए, जल्दी से कीजिए लेकिन सही आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होता है मैम, बट ये मिड ब्रेन में नहीं होता। मेरे बच्चों झूठ मत बोलना, एनसीईआरटी की कसम, बायोलॉजी की कसम, जूलॉजी की कसम,
जूलॉजी में डीजी की कसम झूठ मत बोलना, कितने लोगों ने ये गलत दिया है, कितने लोगों ने गलत दिया है, मिड ब्रेन पढ़ा ही नहीं है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 2 करेक्ट है बट 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है 1 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3। सच बताना बेटा, नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अर्थवर्म हैव ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। मी बेटा टपली पे बजाओ, जोर से गलत आंसर दे रहे हो। हाँ चलिए, अर्थवर्म हैव ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, नहीं, अर्थवर्म के पास कोई ट्रेकियल ट्यूब्स नहीं होते हैं। फ्लैटवर्म्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस, यस। जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जिनमें फ्लैटवर्म्स भी आते हैं, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, और एनसीईआरटी की एक छोटी स्लाइड में दिया भी हुआ है कि भैया उनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस। तो 1 जो है बेटा वो इनकरेक्ट है, बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, लैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बहुत ही बकवास बात, फैरिंग्स होता है कॉमन पैसेज, लैरिंग्स नहीं होता। ड्यूरिंग swallowing गलेट कैन बी कवर्ड, गलेट कैन बी कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, swallowing के वक्त में गलेट को आप एपिग्लॉटिस से कवर कर सकते हैं, जल्दी बताइए ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। गलेट को आप कवर नहीं करते हैं, गलेट ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, फूड पाइप की ओपनिंग होती है, आप ग्लॉटिस को कवर करते हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 7th thoracic vertebrae, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। बेटा ट्रेकिया 5th thoracic लेवल पे डिवाइड करता है, 5th thoracic वर्टिब्री के लेवल पे डिवाइड करता है, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट नहीं होते, ओनली इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही बेटा आपके सपोर्ट होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स का। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, बिल्कुल सही है, डबल लेयर्ड प्लूरा होती है लंग्स के अराउंड मैम, बिल्कुल सही बात है। एल्वियोलाई आर थिक, irregular walled, vascularized bag like structure, जल्दी बताओ, alveoli are thick, irregular wall, vascularized bag like structure, vascularized भी होती है, irregular walled बोल सकते हो, thick नहीं होती, thin होती है, thick नहीं होती, thin होती है। स्टेटमेंट 1 is correct, स्टेटमेंट 2 is incorrect, ठीक है। अगला सवाल प्यारे बच्चों, the lungs are situated in an airtight chamber. Any change in the volume of thoracic chamber will be reflected in the pulmonary cavity. बिल्कुल एयरटाइट चेंबर होता है मैम, लंग्स जो होती है वो एयरटाइट चेंबर के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और कोई भी चेंज जब मैम हम अपने थोरासिक कैविटी के वॉल्यूम में करते हैं तो वो पल्मोनरी कैविटी, लंग्स की कैविटी में भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हमारी लंग्स खुद थोरासिक कैविटी में है। आप थोरासिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंजेस करेंगे तो आपकी पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। स्टेटमेंट 1 इज बेटा करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, शानदार। ये स्पीड ही होनी चाहिए बेटा आपके आंसर देने की, ठीक है। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम increases the intrapulmonary pressure more than the atmospheric pressure. Relaxation of diaphragm and intercostal muscles reduces the thoracic volume. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज अगर हो रहा है आपका पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी आपने रिब्स एंड स्टर्नम को बेटा उसमें जो कोस्टल मसल्स थी एक्सटर्नल वाली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपका वॉल्यूम तो बढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अच्छा इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नहीं डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घटेगा, है ना,
relaxation of diaphragm and the intercostal muscles reduces the thoracic volume. अगर आपका डायाफ्राम रिलैक्स हुआ तो वॉल्यूम घटेगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुआ तो वॉल्यूम घटेगा, ये बात सही है ना? तो 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ठीक है, डन है, करेक्ट है. अगला क्वेश्चन करें, चलो. Each hemoglobin can carry a maximum of 4 oxygen molecule. सही बात है, एक हीमोग्लोबिन मैम 4 ऑक्सीजन से ही तो सैचुरेट कर रहे थे. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2. एक sigmoid ग्राफ ऑब्टेन होता है जब आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट. बिल्कुल सही है मैम, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सिग्मॉइड ग्राफ भी होता है और मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को वो कैरी भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात. असर्शन एंड रीजन बेटा, assertion and reason. During the exhalation, the pressure inside the thoracic cavity is higher than the atmospheric pressure. जब आप exhale कर रहे होते हैं तो आपके thoracic cavity का जो pressure होता है, मैं साइड हो जा रही हूं बेटा, आप कीजिए. आपके thoracic cavity का जो pressure होता है वो higher होता है as compared to the atmospheric pressure. फिर बोला है दूसरा कि the exhalation is a process that involves the contraction of respiratory muscles. तो मैम एक्सेलेशन करते वक्त में थोरैसिक कैविटी का प्रेशर तो ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक एयर से, तभी तो हम एक्सेल कर पाते हैं. एक्सेलेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. ये बात भी बिल्कुल सही है. अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, कान पकड़ लिया, सॉरी, मैंने भी टपली बजाई. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्सेशन. अभी तुम लोग मेरी जान खा जाते. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर है. अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज बेल शेप्ड. द कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बेल शेप बिल्कुल भी नहीं होता, सिग्मॉइड होता है, गलत हो गया. कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये बात बिल्कुल सही है. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. बेल शेप नहीं होता है लेकिन बाइंडिंग तो सही बता रहे हैं मैम. अगला सवाल, एन इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि PCO2 इन द ब्लड लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट. हाई PCO2 लेवल्स स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर्स. बेटा जल्दी से बताओ मैम, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ता है ब्लड में तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है. बिल्कुल सही बात है मैम, बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज, यार एसी कम कर दो भैया, बहुत ठंडा हो रहा है, सर को बोल देना. हाई PCO2 लेवल स्टिमुलेट, हाँ 24 पे कर दो और फैन स्पीड थोड़ा कम कर देना, सर को बता देना. अगले 10 मिनट तक 24 ही रखो यार. हाई PCO2 लेवल स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर्स. मैम बिल्कुल सही बात है यार. क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा? कितने सारे बच्चे बेटा इसको ऑप्शन 2 मार्क कर रहे हैं, गलत है बेटा. इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों होती है? बिकॉज व्हेन देयर इज अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर्स. सो रीजन जो है वो करेक्ट ही तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना बेटा, 1 ही तो आंसर होगा. आप बिकॉज लगा के क्यों नहीं चेक करते हो? क्लियर हुआ तो एक थम्स अप दे दो. बिकॉज लगा के चेक किया करो ना. इंक्रीज, उससे क्यों ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रही है? क्योंकि आपके कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट कर रहा है वो. अगला क्वेश्चन करें, चलो. द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिसिटी ऑफ द ब्रीदिंग. द मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सेस टू द चेंजेस इन द ब्लड pH एंड CO2 लेवल्स. जल्दी बताइए इसका आंसर. खुद से रीड कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन बेटा सही से कीजिए. जल्दी बताओ. यस एवरीवन. बोला कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला में होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैम
ब्रीदिंग के रिदमिसिटी को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल सही है मैम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, और जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है तो मैम वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है बेटा। दूसरा कह रहा है कि भैया द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा responds to the changes in the blood pH, CO2 and CO2 levels। बेटा आंसर क्या होगा, क्या आप मुझे ये बताओ कि क्या ये रिस्पॉन्ड करता है ब्लड पीएच, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से? ब्लड पीएच का क्या मतलब है? ब्लड पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस, ये तो ट्रू है ना, ब्लड पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेस्पॉन्ड शो करता है अगर आपके ब्लड पीएच में या हाइड्रोजन आयंस में या CO2 में चेंजेस हो रहे हैं? ये रेस्पॉन्ड शो करता है बिल्कुल, जब इसके पास बेटा कोई भी ऐसे बेटा सिग्नल्स आते हैं कहीं से भी, चाहे आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से हो, चाहे आपके बेटा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से हो। और बेटा ये रिस्पॉन्स क्यों की करता है? नो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भैया अच्छा सुनो सुनो, इसका मतलब मैं समझा दे रही हूं, सुनो मेरी बात। मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्स करता है टू चेंजेस इन द ब्लड पीएच एंड CO2। क्या रिस्पॉन्स करता है? बिल्कुल करता है। जब आपका ब्लड पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन या CO2 चेंज होता है, जो भी सिग्नल्स, जो भी चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस तो मेडुला ही करता है ना बेटा, वो चेंजेस तो मेडुला ही करता है। इट रिस्पॉन्सेस, और बेटा नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही आपके पास बेटा कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। कोई भी ब्लड पीएच में जो चेंजेस होते हैं या आपके कोई भी बेटा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, जब आपके ब्लड पीएच में या CO2 में चेंजेस आ रहे हैं, जब भी आपको मेडुला को सिग्नल दोगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल दोगे, वैसे तो इसमें लिखा होना चाहिए था मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सेस टू द चेंजेस इन द ब्लड पीएच एंड CO2। वैसे यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए था? अच्छा मेरी बात सुनो, पहला स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट लग रहा है ना बेटा? अब मेरी बात एक बार ध्यान सुनो। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जगह ना ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें ना होना चाहिए द RRC इन द मेडुला। ये थोड़ा सा ना इनकरेक्ट, मतलब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। RRC in the medulla oblongata responds to the changes in the blood pH and CO2 level। ठीक है, और इसी तरीके से तो बेटा ये रिदमिसिटी को मेंटेन भी रखता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो एक थम्स अप देना। RRC जो होता है ब्लड पीएच, हाइड्रोजन आयन, CO2 के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स शो करता है, और जब वो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स शो करता है तभी तो बेटा वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है। थोड़ा सा ये चीज ऐड होनी चाहिए थी, तो आंसर हो जाता ऑप्शन 1। हाँ बोनस ले लो भैया, तुम बोनस ले लो, बोनस ले लो। RRC एक बच्चा पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, ये मेडुला में ना इनको लिखना चाहिए था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आगे बढ़ जाएं, चलो। CO2 travels as bicarbonate dissolved in the plasma। Bicarbonate is formed at alveolar site। मैम CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, बट ट्रैवल करता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। ये बात बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल डिसॉल्व होके ही ट्रैवल करता है एज बाइकार्बोनेट। Bicarbonate is formed at alveolar site। बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड एट एल्वियोलर साइट, बिल्कुल गलत बेटा। बाइकार्बोनेट एल्वियोलर साइट पे नहीं बनता, बाइकार्बोनेट बनता तो टिश्यू के साइट पे है। एल्वियोलर साइट में तो मैम जाके ये बाइकार्बोनेट अल्टीमेटली CO2 बना देता है, अल्टीमेटली CO2 बना देता है। तो मैम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, सही बात है, बट एल्वियोलाई में नहीं बनता। ये बनता तो टिश्यू में है, एल्वियोलाई में जाके तो ये वापस से CO2 पे कन्वर्ट हो जाता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगला करें। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द इनिशियल ब्रोंकियोल्स constitutes the conducting part, constitutes the conducting part। The conducting part transports the atmospheric air to the tissues। जल्दी बताओ बेटा। बोला कि आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल को बोलते हो कंडक्टिंग पार्ट का। बेटा बहुत छोटी सी एक मतलब इसमें कैच है, अगर आपने पकड़ लिया तो जल्दी बताओ, क्या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होता है या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है कंडक्टिंग पार्ट?
जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, बट कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो तो मैम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, तो ये बात तो फॉल्स हो गया। कंडक्टिंग पार्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यूज तक, बिल्कुल भी नहीं मैम, ये करती है एक्सचेंज पार्ट तक, जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, एक्सचेंज जोन है, वहां तक करती है। यानी कि ऑप्शन कहाँ है? अरे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन कहाँ है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू कहाँ है? रीजन इज ऑल्सो फॉल्स ना, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ बेटा, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ ना, दोनों फॉल्स हुए ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो एक थम्स अप दे दो। नो ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस। बेटा ये हमारे वो टाइपराइटर जी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दोनों फॉल्स है, ठीक है। चलिए, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैन कॉज सीरियस लंग डैमेज। Long exposure to the dust produced by grinding and stone breaking industries can give rise to inflammation, leading to fibrosis and thus causing lung damage. मैम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सीरियस लंग डैमेज बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट प्रोड्यूस्ड बाय बेटा ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, उस एक्सपोजर की वजह से बेटा इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है और इसीलिए लंग डैमेज होता है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ऑप्शन 1। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ट्रू। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। बेटा जल्दी बताओ, न्यूरल सिग्नल बेटा क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कैसे मॉडरेट करता है? क्योंकि जैसे ही न्यूरल सिग्नल आती है मैम इस सेंटर से, तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन रुक जाती है, कम हो जाती है। कैसे होता है मैम? न्यूरल सिग्नल जब आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आता है तो वो इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करने के लिए सिग्नल आता है, और इसी तरीके से तो मैम वो मॉडरेट कर रही होती है आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। बेटा आपको समझ में आ रहा है? असर्शन इज द करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन कह रहा है कि जब आपके पॉन्स से न्यूमोटैक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स आते हैं तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन रिड्यूस होती है, बिल्कुल होती है। तो मैम यही तो एक्सप्लेनेशन है ना, कि इसी तरीके से तो वो मॉडरेट कर रही है। किसको मॉडरेट कर रही है? रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर रही है। चलो अगला क्वेश्चन। आई थिंक बस दो सवाल बेटा, लास्ट टू क्वेश्चंस बेटा, लास्ट टू क्वेश्चंस। Lungs do not collapse even after forceful exhalation. Lungs do not collapse even after forceful exhalation. और फिर बोला है residual volume is the amount of air left in the lungs even after forceful exhalation. ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है। लंग्स कोलैप्स नहीं करेंगे चाहे तुम जितना जोर लगा लो और जितनी भी एयर को बाहर कर दो। क्यों नहीं करता? बिकॉज residual volume is the amount of air left in the lungs even after forceful exhalation. क्योंकि चाहे जितना जोर लगा लो एयर हमेशा कुछ ना कुछ लंग्स में रह जाती है, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हो। इसी वजह से तो लंग्स कोलैप्स नहीं करती। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड आखिरी बेटा 25वां सवाल हमारे उसका कौन से सीरीज का बेटा? हमारे तपस्या सीरीज का। स्मोकिंग कैन कॉज डैमेज टू द एल्वियोलर वॉल। हमारी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। एंड लीड टू अस्थमा। Emphysema reduces the surface area available for the exchange of gases in the lungs. स्मोकिंग से एल्वियोलर वॉल डैमेज हुई और बोला उससे अस्थमा हो गया। अस्थमा में कभी भी बेटा पहली बात तो स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ एम्फाइसीमा, और अस्थमा में एल्वियोलर वॉल नहीं बल्कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल डैमेज हुई। एम्फाइसीमा रिड्यूसेस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। अरे तुम इसको बेटा गलत क्यों बोल रहे हो? एक बात बताओ, इन द लंग्स का मतलब तुम इसको गलत क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें लंग्स दिया है और एल्वियोलाई नहीं दी हुई है, इसलिए तुम इससे गलत बोल रहे हो क्या? इसीलिए तुम इससे गलत बोल रहे हो क्या? हाँ बेटा, लंग्स का मतलब ही तो एल्वियोलाई हुआ ना। एग्जैक्टली अगर वर्ड टू वर्ड नहीं भी दिया हुआ तो एल्वियोलाई, लंग्स का मतलब ही एल्वियोलाई कहना चाह रहे हैं। बोथ आर रॉन्ग क्यों बोल रहे हो?
लंग्स, लंग्स किससे बनी हुई है? लंग्स में मेजर पार्ट क्या है? नीचे की तरफ एल्वियोलाई तो है। तो तुम रीजन को फॉल्स क्यों कह रहे हो? रीजन इज ट्रू। अच्छा, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन ही ये दिया हुआ। यूजुअली फोर्थ ऑप्शन में क्या होता है पता है? बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, बट इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट है। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? समझ में आया ना? लंग्स दिया हुआ है मतलब कि भैया एल्वियोलाई की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, डी इज द आंसर। यस एवरीवन, आगे बढ़ जाएं बेटा। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एक चैप्टर के। मतलब बहुत होता है बेटा, बहुत बहुत होता है। और अब हम शुरू करेंगे बेटा हमारा नया चैप्टर। ठीक है, हमने जो ऑप्शंस बनाए हैं ना उसमें हमने यही डाला, ऐसे डाला हुआ था, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। आप कई क्वेश्चंस में ऐसे देखोगे कि फोर्थ ऑप्शन में रहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, लेकिन हमारे जितने भी ऑप्शंस थे उसमें हमने ऐसे बनाया हुआ था। बट कोई बात नहीं, आपको ऑप्शंस हमेशा रीड करने हैं। मैंने बोला ना, उल्टा पुल्टा भी दे देते हैं, तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन फिक्स होगा, सेकंड ऑप्शन फिक्स होगा, थर्ड ऑप्शन फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। असर्शन रीजन में आपको हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, यस। तो हम बेटा आप शुरू करने वाले एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, फिर से आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारी आप अपनी खुद की बॉडी के बारे में चीजें पढ़ेंगे, जिनको फ्यूचर में कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। पीडीएफ अनसॉल्व्ड वाली मैं आप लोगों के लिए बेटा अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, अनसॉल्व्ड वाली मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगी, डोंट वरी। तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भी बनना है तो भी आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हार्ट के बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी डिस्कशंस करने वाले हैं। आपका हार्ट कैसे पंप करता है, हार्ट कैसे दिखता है, ईसीजी क्या होती है, हार्ट के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर। वी विल हैव वेरी गुड एनिमेशंस, आपकी कार्डियक साइकिल, आपकी हार्ट बीट, सो बहुत सारी चीजें बेटा आपको इसमें पढ़नी है। पहले तो बेटा चैप्टर का शुभारंभ कीजिए, सुंदर से चैप्टर का नाम लिखिए। बॉडी, मेरा तो बी ही बेटा सुंदर लिखने की जगह मेरा तो बिल्कुल ही गंदा बन गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ज्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं, गंदा ही हो जाता है। कभी कभी नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्क्यूलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्क्यूलेशन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बॉडी फ्लूइड्स नाम सुनते ही पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी। ठीक है, हाँ। आप मुझे ये बताइए कि बॉडी फ्लूइड्स का नाम सुनते ही क्या मन में सबसे पहले आता है? गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कितने सारे बच्चे यहाँ पे अलग अलग अपनी एस्पिरेशंस लिख रहे हैं, हमें क्या क्या बनना है। ब्लड की बात याद आती है, ब्लड की बात याद आती है, ठीक है। और मैम लिम्फ भी याद आता है, बॉडी फ्लूइड्स सुनते ही। लेकिन बेटा नेचर ने सबके साथ एक जैसा जस्टिस तो किया नहीं है ना। जैसे हम रेस्पिरेशन पढ़ते वक्त में कह रहे थे कि यार लोअर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मैंने एनिमल किंगडम के फाइलम्स आपको पिछले चैप्टर में बताए हैं, जरा बेटा उन एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स को याद करो। किंगडम पॉरीफेरा, किंगडम फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, डेंटिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको बहुत सारे फाइलम्स बताए हैं ना। यस, तो कुछ तो है बिल्कुल ही बेटा एकदम लो कैटेगरी के, और कुछ हैं बिल्कुल अपर कैटेगरी के कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे कि हम बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हम कॉर्डेट हैं। हम कॉर्डेट में भी हम जो है मैमल्स में भी जो हम हैं यानी कि ह्यूमन, वो अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते हैं। हम सबसे सुप्रीम अपने आप को समझते हैं। हमारे अनुसार सारी चीजें चलनी चाहिए। नेचर को भी बेटा हम अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बेटा बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, आपको पता है ना। बट मैम हमने ये रेस्पिरेशन में भी पढ़ा कि मैम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी समय के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं। अब मैम बेचारे पहले के प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स है, पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, मैम कहाँ इनके पास वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होंगे, कहाँ इनके पास कोई बॉडी फ्लूइड होगा।
मैम कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, जिसमें कि हम जैसे कि आ गया, हम अपना ही, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसीलिए अपने से रिलेट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। तो हमारे में हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं मैम, जहां आप जो ये बॉडी फ्लूइड्स का नाम ले रहे हो, सबसे मेन फ्लूइड होता है ब्लड। ब्लड से ही बनता है लिम्फ, ब्लड से ही बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो तब मैम हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। बट मैम ये बॉडी फ्लूइड्स है तो है क्यों? कॉम्प्लेक्स और लोअर एनिमल्स के बारे में तो मैं लिखवाऊंगी, पर बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए और आप आंसर दीजिए, ठीक है। पर मैम ये बॉडी फ्लूइड्स है तो है क्यों? क्या जरूरत है इन बॉडी फ्लूइड्स की? क्या जरूरत है हमारे ब्लड की? और ये तो बेटा तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि अभी तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा जहां तुमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा। अगर तुम इससे भी पहला चैप्टर पढ़ते जो तुम्हारी एनसीईआरटी में डिलीट हो चुका है, तो तुम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते। फूड को तोड़ा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब किया, सांस लिया, फिर ब्लड में डिसॉल्व किया। वेरी गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। भैया तुम इन चैप्टर को सीक्वेंस में भी इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे रिलेटेड है ना यार। तुमने डाइजेशन किया, खाने को तोड़ा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया, अल्टीमेटली कहां मिलाया? ब्लड में। क्यों मिलाया? क्योंकि ब्लड ही तो मैम इवेंचुअली इन चीजों को टिश्यू के पास लेके जाएगी, वरना कौन लेके जाएगा मैम? टिश्यू कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगी, यूज कर पाएगी? ब्लड इज अ मीडियम, बॉडी फ्लूइड इज अ मीडियम। वैसे अपन ने सांस लिया तो मैम उन सांसों को भी मैम कहां तक पहुंचाया? टिश्यू तक, ब्लड के माध्यम से। और मैम ब्लड के माध्यम से पहुंचाते ही नहीं है सिर्फ टिश्यू तक, बल्कि टिश्यू में जितनी भी मैम अनयूजुअल चीजें होती है जिसको एलिमिनेट करना है, वो भी तो मैम ब्लड से ही ट्रैवल करती है उल्टी दिशा में। CO2 का एक्सहेल आउट करना है, वो भी ब्लड से ट्रैवल करती है। अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बेटा एलिमिनेट करना है, वो भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है। तो क्या आप लोगों को बेटा बॉडी फ्लूइड का सिग्निफिकेंस समझ में आया? मैं कह रही हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप बेटा ऐसे करके लिखना स्टार्ट करो। चैप्टर में तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना, तो आप ऐसे करो कि भाई मेरे पास बॉडी फ्लूइड्स है, मेनली हमारे पास बेटा ये बनाना, ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है ना, इंट्रोडक्टरी है। बॉडी फ्लूइड्स है, मेनली हमारे पास क्या है? ब्लड। ब्लड मेनली, ब्लड मेनली। और इसका काम मैम क्या होता है? और मैंने क्या कहा? ये भी कहा मैंने कि इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम, और कॉम्प्लेक्स मतलब ये नहीं कि भैया उसकी जिंदगी उलझी हुई है इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, नहीं भैया, वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे हम। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं, जो आगे वाले फाइलम्स होते हैं, है ना, तो उनमें ब्लड होता है मेनली। और ये क्या कर रहा होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा लिख रही हो अभी। आगे तो बेटा आपको एक एक इंडिविजुअल ब्लड में प्रेजेंट कंपोनेंट का फंक्शन समझ में आएगा। यस, शान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, फॉर होम्योस्टेसिस, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी डेफिनेटली आपका बॉडी फ्लूइड बेटा काम में आता है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक बॉडी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी आपका ये बॉडी फ्लूइड ही कर रहा होता है। लिखना है, बिल्कुल लिखना है भाई। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम तो लिखते ही नहीं हो यार। ये स्पैमिंग इतनी क्यों होती है तुम्हारी क्लास में, ये बताओ। इतने स्पैमर्स बेटा कहां से आते हैं? अर्जुना 2.0 से। 2.0 वाले बच्चों को बुरा लगेगा कि हमें मैम क्यों बोल रहे हैं ऐसे। हाँ बेटा, मैंने एक बहुत ही बेसिक फंक्शन लिखा है, मैं इंडिविजुअली आगे आपको बहुत सारे फंक्शंस बताऊंगी। आरबीसी क्या कर रही है, प्लाज्मा क्या कर रहा है, WBC क्या कर रही है, प्लेटलेट्स क्या कर रही है, बहुत सारे काम करते हैं बेटा, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मैम ने साथ के साथ ये भी कहा कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं बेटा, ये ना मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ क्योंकि एक छोटे से डायग्राम से मैं समझाऊंगी, छोटे से डायग्राम से मैं समझाऊंगी, ठीक है। इसको डिटेल में करना है बेटा, अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी बात कही है।
मैं कह रही हूं कि भाई जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मतलब मैम पुराने, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, एक दो का एग्जाम्पल भी जैसे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक बेटा फाइलम आपका पोरीफेरा, फाइलम आपका सीलेंट्रेटा, जैसे मैम ये फाइलम्स होते हैं ना, इनके जो एनिमल्स होते हैं इनमें बॉडी फ्लूइड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एनसीईआरटी सिंपली कहती है, जैसे बेटा सीलेंट्रेटा में मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे हाइड्रा होता है ना। तो हाइड्रा के चारों ओर क्या है बेटा, हाइड्रा के चारों ओर है पानी। तो वो पानी जो इसके चारों ओर है ना बेटा, वो पानी में ही डिसॉल्व चीजों को सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है उन चीजों का अक्रॉस बॉडी वॉल। जैसे ये हाइड्रा दिखाया मैंने, हाइड्रा बेटा सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, सीलेंट्रेटा फाइलम से। तो इस एनिमल के बेटा चारों ओर मैंने ये क्या बनाया हुआ है, पानी। इनके पास एज सच बेटा कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है जो चीजों को सर्कुलेट कर सकती है। एज सच तो मैम कोई चीज ही नहीं है जो मैम बॉडी फ्लूइड ही नहीं है जो चीजों को सर्कुलेट कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर सकती है या मैम गैसेस को सर्कुलेट कर सकती है। तो मैम इनकी बॉडी में सिंपली ये पानी के थ्रू ही सारी चीजें होती है, पानी एंटर करता है और पानी में ही जो मैम डिसॉल्व्ड चीजें हैं ना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वो पानी के थ्रू ही मैम बॉडी में मूव करता है और बॉडी के थ्रू ही बेटा सारी चीजें होती है। मेरी बात समझ रहे हो? यस यस। और बेटा जैसे मैं पोरीफेरा भी आपको आगे पढ़ाऊंगी, जैसे जो पोरीफेरा की मैंने बात की हुई है, पोरीफेरा का एनिमल ऐसा दिखता है, बिल्कुल बनाओ। और इसके बाद मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी अगर ज्यादा बेटा किसी ने भी स्पैमिंग की। सीधा एक ऑप्शन है मेरे पास स्पैमिंग बंद करने का, वो है चैट ऑफ, और मेरे लिए वो बहुत आसान ऑप्शन है। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये मैंने फिगर बनाया हुआ है पोरीफेरा का, मैम इसके पास भी कोई स्पेशल बॉडी फ्लूइड तो है नहीं, इसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आए, इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे आए, इसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स या इसके बॉडी के अंदर बेटा ऑक्सीजन कैसे आया, ये सारी चीजें बेटा इसके आसपास क्या है, पानी। पानी के थ्रू पानी मूव करेगा अंदर और पानी में ही डिसॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स है, पानी में ही डिसॉल्व जो गैसेस है, वो सिंपल बॉडी के अंदर आती है। इस तरीके से देखो बॉडी में मैंने ओपनिंग्स बनाई हुई है। मैं आगे इस चीज को पढ़ाऊंगी भी आपको एनिमल किंगडम में। ये सिर्फ दिखाने का पर्पस ये है कि भैया इनका जो सर्क्यूलेटिंग वाटर है अराउंड इटसेल्फ, वो सर्क्यूलेटिंग वाटर के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। देयर इज नो बॉडी फ्लूइड एज सच दैट यू फाइंड इन केस ऑफ बेटा कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकती हूँ, इन दोनों के बीच में मैं एक चीज लिख सकती हूँ बेटा, सर्क्यूलेटिंग वाटर, नहीं, water around these organisms, water around these organisms carry gases plus nutrients into the body, beta there is no special body fluid, इनके पास ऐसा कोई स्पेशल बॉडी फ्लूइड नहीं होता। ठीक है, डन डनाडन डन कर लीजिए सारे मेरे बच्चे एक बारी बेटा, फटाफट से डन डनाडन डन कर लो। फिर बेटा ये सिर्फ बेसिक्स ही चल रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक्स ही चल रहे हैं। डन डनाडन डन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर हम बेटा अपनी बात करेंगे कि हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है।
ठीक है, सारे बच्चों का डन हो गया। डायग्राम भी आपको बनाना था, डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बच्चों। जब भी कोई डायग्राम ऐसा बनाऊंगी जो नहीं बनाना होगा तो मैं आपको बार बार बोल दूंगी कि बेटा ये नहीं बनाना है। जहां मैंने ऐसा नहीं बोला है तो आपको बनाना है। यानी कि मैम हमारे पास स्पेशल बॉडी फ्लूइड है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऐसा कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है। उनकी बॉडी में तो मैम सिंपली पानी के थ्रू ही सारी चीजें बॉडी में एंटर करेंगी और उसी के थ्रू मैम सारा कार्यक्रम होगा। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? वेट कर लेती हूँ 1 मिनट, जल्दी कर लीजिए। ये डायग्राम थोड़ा और मेरे से अच्छा बन सकता था, बट कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और बेटर बना सकते थे। ये बेटा पॉरीफेरा की बॉडी दिखाई हुई है, थोड़ा ना डायग्राम मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा आज, बट कोई बात नहीं, अगला डायग्राम बहुत अच्छा बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी। ये पॉरीफेरा की बॉडी बनाई है, उसकी बॉडी में ना बहुत सारे छेद होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू तो बेटा पानी एंटर करता है। और बेटा यहाँ ना ये एरो ना ऐसे मत लगाओ यार, ये एरो ऐसे लगाओगे ना, अब तुमने तो लगा लिया होगा यार। यार तुम पेंसिल से नहीं बनाते ना बेटा, फिर मेरे को दर्द होता है, क्योंकि तुम कहते हो मैम हमें ना काटना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। तुम्हें मैं बार बार बोलती हूँ पेंसिल से बनाओ, तुम पेंसिल से नहीं बनाते हो। कभी कोई एरर हो भी जाए तो मुझे भी तो बेटा एक स्कोप मिलना चाहिए ना। ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था, ठीक है। पेंसिल से बनाया करो कि यार स्कोप रहे मेरे पास ना कुछ चेंज करने का। तुम ऐसे कर लेते, ओ माय गॉड देखो नहीं लगाया मैम। अब बताओ इसमें भी मेरी गलती होती है कि मैम आपने पहले बार में ऐसे क्यों नहीं बनाया। कभी कभार हो जाता है यार, पेंसिल से बना कर लिया करो, नहीं तो मेरी तरफ से सॉरी, ठीक है। क्या करूं बताओ, पहले एनसीईआरटी की कुछ बेसिक रीडिंग करा दूं। जैसे पॉरीफेरा में तो बेटा बहुत सारे ओपनिंग्स होती है ना, छेद होते हैं, लेकिन जैसे सीलेंट्रेटा है उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, उसी से एंट्री उसी से एग्जिट, उसी से एंट्री उसी से एग्जिट, इसीलिए करेक्ट बनाया, ठीक है, इसीलिए सही बनाया। अगली बार से बेटा देखो 2 महीने में एक बार तो ऐसा हो ही सकता है ना, मेरे को भी तो बेटा थोड़ी सी लीनियंसी मिल सकती है। अब सुनो इधर, एनसीईआरटी से इंट्रोडक्टरी में आपको पढ़ा के थोड़ा सा बता देती हूं, ठीक है। We have learnt that all living cells have to be provided with nutrient, oxygen and other essential substances. मैम हमने पढ़ा है कि सारे लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। ऑल्सो हमने ये भी पता है, जो मैम ने अभी अभी तुम्हें बताया, कि वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। आप सोच के देखो, अगर आपके टिश्यू में बेटा जो भी ऐसी चीज बनी आपने एलिमिनेट नहीं किया, आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बना आपने एलिमिनेट नहीं किया, आपके बॉडी में CO2 बना आपने एलिमिनेट नहीं किया, आप इन चीजों को बॉडी में इकट्ठा नहीं कर सकते। आपकी टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए उनको कंटिन्यूअसली बेटा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है, और कंटिन्यूअसली उनमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करते रहना पड़ता है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। क्या बात बोलिए। इसीलिए प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ी एफिशिएंट खास मैकेनिज्म्स हो जो ऐसा कर पाए, सेल्स तक सामान को पहुंचा भी पाए और सेल से सामान को वापस निकाल के ले भी आ पाए। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। बोला अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। सही बात है मैम। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का मतलब यहीं पे लिखो, मैंने पिछले क्लास में भी तुम्हें बताया था, पॉरीफेरा फाइलम के एनिमल्स जो होते हैं उन्हीं को स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये स्पॉन्जेस पॉरीफेरा ही है, ये स्पॉन्जेस पॉरीफेरा ही है बेटा। स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग through their body cavity to facilitate the cells
टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। बोला कि मैम जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, उनकी बॉडी में पानी एंटर करता है और पानी के थ्रू ये सारी चीजें एंटर करती है, और जब पानी के थ्रू ये सारी चीजें एंटर करती है, बाद में मैम जब पानी अंदर आ जाता है, फिर सेल्स के थ्रू मैम ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हम कर पाते हैं। उनके पास ऐसा कोई बॉडी फ्लूइड खास नहीं है, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं मैम वो स्पेशल फ्लूइड्स का यूज करते हैं। मेन फ्लूइड तो मैम हमारा ब्लड है, बट ब्लड के अलावा जैसे मैम ने कहा लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, और लिम्फ से रिलेटेड तो हम सिस्टम भी पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। Blood is the most commonly used fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. And another body fluid, lymph, also helps in transport of sustained substances. In this chapter, you will learn about composition and properties of blood and lymph. Lymph के bracket में लिखा है tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. कोई दुखदर समस्या? ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन बेसिक समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक लाइक या हार्ट बटन या थम्स अप दे दीजिए। ये डायग्राम ना मुझे मतलब ये मेरे को ना दूर दूर बना, मेरा खुद से मन हो रहा है कि मैं दूर दूर बना के पीडीएफ अपलोड करूं। पता नहीं इतना पास पास मैंने क्या बना दिया दिमाग। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें इस चैप्टर में जो दो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में मेनली डिस्कस करना है मैम, बोर्ड को बेटा सबसे पहले ग्लिच होती है। नंबर 1 हमें पढ़ना है मैम ब्लड के बारे में, नंबर 2 बेटा हमें पढ़ना है लिम्फ के बारे में। और बेटा हम सबसे पहले ब्लड को पढ़ने के लिए ब्लड का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले ब्लड को समझने के लिए ब्लड का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना लेना बेटा, आपको कॉपी को लैंडस्केप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे पहले कि आप पूछो, चलिए बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना, कॉपी को लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है। और ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड के कॉम्पोजिशन को बताएगा। हर एक चीज को हम फिर बेटा डिटेल में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले बेटा ब्लड के लिए एक फ्लो चार्ट बनाइए मेरे साथ साथ। ब्लड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेटा वैसे तो इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने हर बार कहीं ना कहीं तो बताया ही है, ऐसा नहीं कि आप इस टॉपिक से बिल्कुल अनअवेयर हैं। अनअवेयर तो आप बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल किया है कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल अनअवेयर होंगे ऐसा मैं नहीं मानती हूं, ठीक है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स मैम, नंबर 1 आप लिख रहे हो प्लाज्मा, नंबर 2 आप लिख रहे हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेटा मैक्सिमम चीजें हमें राइट साइड में लिखनी है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, प्लाज्मा में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। प्लाज्मा को हम अलग से पढ़ेंगे तो प्लाज्मा में हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, मैक्सिमम चीजें हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में लिखनी है। प्लाज्मा होता है 55%, परसेंटेज भी आपसे पूछी जाएगी 55%, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है 45%, ठीक है। हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा। प्लाज्मा के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फिर 2 पार्ट्स करो, ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के फिर 2 पार्ट्स करो। एक तो बेटा ये बोर्ड का मैं क्या करूं यार, हद हो गई यार, बहुत ही एनोइंग, बहुत ही इरिटेटिंग है। लगातार जब इसमें क्लास होती है ना तो बोर्ड को ना झेला नहीं जाता है, बोर्ड को भी मौत आती है भाई। ब्लड सेल्स में हो गए बेटा रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जिन्हें हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं,
और बेटा WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। हाँ, यस। फिर बेटा WBC के 2 टाइप्स करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बीमार हूं या अपसेट हूं? मैं सैड लग रही हूं क्या? मैं सैड लग रही हूं? WBC के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। चलो अब मैं सैड नहीं बनूंगी, ठीक है? पर मैं सैड थी नहीं बेटा, थोड़ा सा थकी हुई जरूर हूं, लेकिन मैं सैड नहीं हूं यार। मैम यू आर नॉट वेल। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैम इज नॉट वेल। मैम इज वेल वेल वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैम इज अ लिटिल बिट टायर्ड, तो थोड़ी बॉडी पेन है एंड थोड़ी सी टायर्डनेस है, बट चलिए अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, WBC के फर्दर बेटा 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, इसे बोलते हैं असली प्यार। देखो सच्चाई बताऊं तो मैं थोड़ी सी टायर्ड थी, और जो अपने बच्चे होते हैं ना, जो कई टाइम से पढ़ रहे होते हैं, अगर वो ये पहचान पाए कि यार कुछ तो मैम की तबीयत में गड़बड़ी है, तो यानी कि बेटा आप रियल वाले सपोलो भाई, रियल वाले। आज तुमने पहचान करा दी कि आप मैम के रियल वाले सपोले हैं, ठीक है? ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स, इसकी डिस्कशन बेटा हम बाद में करेंगे, ठीक है? देखो हमने बेटा ब्लड का कॉम्पोजिशन, अच्छा किसी ने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया है? पूछे क्या? यस। एक कॉफी मंगा लेती हूँ भाई, ब्लैक कॉफी। अभी देखो कैसी एनर्जी। आप लेक्चर के 1 घंटे मैम आप लोगों को ऐसी एनर्जी से पढ़ाएंगी, ठीक है? वैसे बेटा मैं एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश करती, मैं चाह रही थी कि तुमको ज्यादा फील ना हो कि मैम की तबियत नासाज है या कुछ। यार एक ब्लैक कॉफी भी ऐसे कह के मंगा देना, वो छोटे से उसमें, छोटे से उसमें जिसमें भी देते हैं ना। हाँ चलिए जी, यस ब्लड टेस्ट कराया है। वैसे तो ब्लड ग्रुप के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा कभी ब्लड टेस्ट कराया हो तो मतलब आप इसे नोट करो बेटा, मैं साइड में हो जा रही हूँ। बेटा ब्लड में ये जो प्लाज्मा है, ये जो WBC है, ये जो प्लेटलेट्स है, RBC है, जब आप ब्लड को ना आप नहीं करते हो, जो भी टेस्ट, जो भी ये पता करते हैं कि कितना RBC है, कितना WBC है, कितना प्लेटलेट्स है, कितना प्लाज्मा है, जब आप ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ये तो केमिस्ट्री है भाई, और तुम तो केमिस्ट्री में बेटा एकदम टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स हो, है ना? तो जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है हाई स्पीड में ब्लड को रोटेट करना। तो ना मैं एक साइड में छोटा सा रेफरेंस के लिए डायग्राम बना रही हूं, आपको बनाना है ये डायग्राम, छोटा सा बना रही हूं, टेस्ट ट्यूब। तो आप बना सकते हो, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब तो नहीं है। ऐसी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर ना ऐसी सी एक ट्यूब लगती है बेटा, ठीक है? जब आप ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करते हो, अरे यार जैसे ना, जैसे सुनना मेरी बात, जैसे सुनना मेरी बात, जैसे यार मम्मियां वो करती है ना, वो क्या बोलते हैं, मलाई, मलाई अलग अलग करके रखती है ना मम्मी, जमाती है, फिर उसको ऐसे फेंटती है। कई लोग हाथ से फेंटते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे करके फेंटते हैं, वो पुराने टाइम पे ऐसे ऐसे फेंटते थे। कई लोग आजकल मिक्सी में ही घुमा लेते हैं, कई लोग मिक्सी में ही घुमा लेते हैं। तो जब आप वो मलाई को घुमाते हो तो क्या होता है बेटा, वो वाला पार्ट अलग हो जाता है ना, जिससे वो बोलते हैं, जिससे घी, जिसको जला के घी बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट वाला, बटर टाइप का मक्खन। और उसको फिर आप गरम करके घी बनाते हैं। ये कुकिंग क्लासेस चल रही है, हमारा कुकिंग क्लासेस चल रही है, स्टार्ट हो गई, सुन रहे हो मेरी बात? और नीचे पानी पानी टाइप का बेटा एक अलग हो जाता है, होता ही या नहीं बताओ, कितने लोगों ने देखा है? होम साइंस की क्लास लग रही है, धन्यवाद भैया, ठीक है? अब बेटा ब्लैक कॉफी पी के ऐसी एनर्जी लेके आऊंगी ना कि तुम याद रखोगे, ठीक है? तो भाई वैसा सा ही सीन होता है कि जब तुम ब्लड को घुमाते हो ना मैम, जब तुम नहीं आप, ठीक है? रिस्पेक्ट बेटा, बच्चों को भी तू बोल देती हो ना तो दूसरे बच्चों को लगता है इज्जत से बात कीजिए मैम। ब्लड को जब तुमने हाई स्पीड में रोटेट किया तो सबसे पहले ब्लड का एक पार्ट होता है जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, जो मैं ये रेड कलर से बना रही हूं।
जो मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ, जब आपने इसे सेंट्रीफ्यूज किया ना, हाई स्पीड में रोटेट किया, तो ब्लड में तो बहुत सारी चीजें मिक्स थी मैम। आपने तो बताया प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फिर आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आपने समझाया नहीं है, मैं समझाऊंगी अभी। तो बेटा ब्लड का एक हिस्सा आपके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में एकदम नीचे इकट्ठा हो जाता है, इसे बोला जाता है आरबीसी। इसे बोला जाता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। फिर इसके ऊपर ना बेटा एक ना थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट सी एक लेयर होती है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ी धुंधली धुंधली, ऐसा लग रहा है विस्कस। पानी में जैसे पानी में तुम क्या मिलाओ तो थोड़ा सा ऐसे पानी का रंग बदल जाता है, डस्टी डस्टी दिखने लगता है, वैसे टाइप का ना थोड़ा सा एक लेयर बेटा होता है। वैसे तो ये तो थोड़ा सा पेल येलो कलर का दिखेगा जो मैं बना रही हूं, ऐसी एक लेयर होती है। और बेटा इतना ही बनाना, ये नहीं कि तुमने इसको भी इतना सारा बना दिया, नहीं, एक ऐसी सी लेयर दिखती है बेटा, इसे बोला जाता है, ये जो कंपोनेंट इकट्ठा होता है ना बेटा, ये होते हैं आपके प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी। और सबसे ऊपर एक लिक्विड इकट्ठा हुआ होता है, ये होता है प्लाज्मा। इस तरीके से बेटा आपके ब्लड के जो, हाँ नींबू डाल दो तो वैसा हो जाता है, थोड़ा सा मिल्क डाल दो तो, हाँ हनी। चलिए बहुत सोशल साइंस के हो रहे हैं तुम्हारी, सोशल साइंस नहीं, वो होम सर्विस नहीं यार, सॉरी होम साइंस, ठीक है। हाँ, ये जो बेटा ऊपर वाली लेयर जो तुम्हें दिख रही है सबसे ऊपर जो सेपरेट हुई है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। अब मेरे फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, अब मेरे फ्लो चार्ट को बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह है ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे ही तो पता लगाएंगे कि आप देखोगे इसमें से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा है और कौन सा कंपोनेंट सबसे कम है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाला है कि ब्लड का मैक्सिमम पार्ट होता है प्लाज्मा, 55%। ये एक्चुअल में लिक्विड पार्ट है बेटा, मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है। ये एक्चुअल में, मैं इसको डिटेल में अभी कराऊंगी, ये मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है भाई। और इसी मैट्रिक्स के अंदर बेटा कौन है आपके सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मैंने मैगी के एग्जांपल से भी आपको समझाया था, ठीक है। तो भैया प्लाज्मा 55% है और ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, इसीलिए तो जब आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है, ये प्लाज्मा पार्ट दिख रहा है, ये 55% है पूरे ब्लड का। मैम 45% होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और उस 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स और एक होता है बेटा हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास है आरबीसी यानी इराइथ्रोसाइट्स, रेड कलर के होते हैं भैया, लाल रंग के होते हैं, तभी तो मैंने ये लाल रंग का बनाया हुआ है। और दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स। जब आपको मैं ल्यूकोसाइट्स पढ़ाऊंगी तो मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको कि ल्यूकोसाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है ग्रैन्यूल वाले सेल्स यानी कि ग्रैन्यूलोसाइट, और एक होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। बट ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं ये तो बाद की बात है, ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं ये बाद की बात है। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एक ग्रैन्युलोसाइट्स, बेटा इन सबको डिटेल में करना है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है। बट अगर आप बेटा अपने सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड को देखोगे तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी कितनी पतली है, कितना छोटा है बेटा, प्लाज्मा इतना सारा, आरबीसी इतना सारा, और दोनों के बीच में बेटा सैंडविच हो गया है कौन, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। एक्चुअल में तो आप देखोगे ऐसा ही होता है। ये जो 45% आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ रहे हो ना बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा तुम्हारी आरबीसी होती है, मिलियन में, मिलियन, अभी पढ़ाऊंगी कितने मिलियन होते हैं। और डब्ल्यूबीसी तो कुछ थाउजेंड्स में होते हैं, बस 1000 में। और प्लेटलेट्स भी कुछ लाखों में ही होती है बेटा, 1.5 लाख से 3.5 लाख। आरबीसी मिलियन, मिलियन, तभी तो बेटा आरबीसी का एक ढेर लग गया है यहां। अगर यहां तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों तो शुरू करेंगे बेटा सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करना। जल्दी जल्दी बताइए, थम्स अप दे दीजिए, डन डन कर लीजिए।
कॉफी पी के मुंह ऐसा हो गया बेटा, ब्लैक कॉफी। बेटा तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है बच्चों, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो इस गंदी कॉफी की कीमत। दिख रही है, काली कॉफी पी रही हूं ताकि बच्चों की क्लास में बीमार मैम को एनर्जी आ सके। तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ चलो 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 चलो, सबसे पहले बेटा प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। चलो वापस आओ अब। प्लाज्मा अच्छा थोड़ी लगता है मुझे बेटा ये पीना। प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में सीधे प्लाज्मा से क्वेश्चंस आते हैं, इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं और बेटा कंपोनेंट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सीधा सवाल और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है पेपर में, क्योंकि आता है बेटा पेपर में। ठीक है, यस। जब आप प्लाज्मा की बात करते हो ना बेटा, प्लाज्मा को ना हम प्यार से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। व्हाट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर? एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर का जो आपको सामान दिख रहा है, लिक्विड पार्ट दिख रहा है, वही आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर प्लाज्मा कहलाता है। मैम अगर आप प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम मैट्रिक्स क्यों कंसिडर करते हैं और हम क्यों कहते हैं कि ये लिक्विड पार्ट होता है। आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट ही प्लाज्मा, और प्लाज्मा 55% है। तो मैम लिक्विड पार्ट इतना ज्यादा है कैसे? क्योंकि भाई प्लाज्मा को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो प्लाज्मा में भी जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे अबंडेंट है, जो हाईएस्ट परसेंटेज है, वो है पानी की। 90 से 92% तो आपके प्लाज्मा में पानी है। कैन यू बिलीव इट? यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू बिलीव इट। और इसीलिए तो बेटा जब मैं एक्सक्रीशन वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ाऊंगी तो भाई तुम्हारे बॉडी फ्लूइड्स में अगर बेटा ऊपर नीचे होता है, तुम डिहाइड्रेट हो जाते हो या ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो जाता है, वो सारा तुम्हारे ब्लड में रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम भी तो बेटा एक फिक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 लीटर खून है हमारे पास, अराउंड 5 लीटर खून है। अब भैया इस खून का ऊपर नीचे होना गड़बड़ी है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है तुम्हारी पानी से। तुम्हारा पानी जो है, और बेटा तुम देखोगे आगे, यस, वाटर इज मेकिंग अप, और ये एक्सक्रीशन में और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी कि तुम्हारे ना ब्लड वॉल्यूम में जैसे चेंजेस आते हैं ना, तो तुम्हारी किडनी के ऊपर भी लोड पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी किडनी इसको बैलेंस करती है। तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी ये वाली चीज में। तुम्हारी ब्लड वॉल्यूम में ऊपर नीचे होता है ना बेटा, तो किडनी को टेंशन हो जाती है, क्योंकि किडनी सारा वो ब्लड फिल्टर कर रही है और फलाना ढिमकाना पानी एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो वहां पे वो वाली बात पढ़ेंगे। बट यहां तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैम प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स पार्ट, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एंड उसमें वो इटसेल्फ ब्लड का 55% है, लेकिन उसमें भी जो हाईएस्ट कंपोनेंट है वो है पानी, 90 से 92%। 90 से 92% है प्लाज्मा में पानी। ठीक है जी मैम, इसके अलावा क्या होते हैं? नंबर 2, इसमें होते हैं प्रोटीन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो आप ऐसे स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ना इस वाले पार्ट से आई थिंक 2 बार तो आया ही हुआ है क्वेश्चन बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन से। प्लाज्मा प्रोटीन से बेटा 2-3 बार सवाल आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड देना। प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम और प्लाज्मा प्रोटीन्स के काम, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम और प्लाज्मा प्रोटीन्स के काम डायरेक्टली। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है मैम? कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है मैम? नंबर 1 प्रोटीन एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नंबर 2 प्रोटीन फिब्रिनोजेंस, फिब्रिनोजेंस। एंड प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 3 प्रोटीन्स ग्लोब्यूलिन्स। जो फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा
गामा ग्लोब्यूलिन्स। इनका परसेंटेज कितना है मैम? वाटर तो आपने बता दिया मैम 90 से 92%। मैम प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 6 से 8%। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट आपका प्लाज्मा कंप्लीट हो गया है। यस, ऑलमोस्ट आपका प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। देखो ना 90 से 92% तुमने पानी बोल दिया, 6 से 8% तुमने प्रोटीन्स बोल दिया, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा ब्लड इसी से मैक्सिमम बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सॉल्यूट्स भी होते हैं बेटा, ठीक है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन यहां पे मैंने बोला मैम प्लाज्मा में कुछ कुछ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत जरूरी है बेटा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, मैं अभी आपको ना एल्ब्यूमिन का फंक्शन बता रही हूं, जब मैं लिम्फ पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। यस, देखो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा लिम्फ वाले टॉपिक का वेट करना, वहां पे मैं समझाऊंगी, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आप समझो या ना समझो, पर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ प्लाज्मा के उस प्रोटीन का नाम जिसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। उस प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, कैसे मेंटेन करता है, ये लिम्फ वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वहां पे मैं आपको बताऊंगी। यहां आप सिर्फ इसका फंक्शन डायरेक्टली लिख के रखो, वो प्रोटीन बेटा। और इनफैक्ट बेटा प्लाज्मा में भी अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि ये वाली चीज एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, लेकिन प्लाज्मा में भी मैक्सिमम अगर कोई है प्रोटीन, हाईएस्ट इन नंबर, मैक्सिमम इन अमाउंट, वो होती है आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बट दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, बेटा आप सभी को अभी तक ऐसा लगता होगा कि मैम ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमें चोट लगी, बच्चे से, किसी भी बच्चे से पूछो, वो डायरेक्टली आंसर देगा ब्लड प्लेटलेट्स। आपको और दूसरा कोई नाम नहीं पता है, और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बचपन से हम बेटा उतना ही पढ़ते हैं जितना तुम्हें जरूरत है। तो तुम्हें जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैम क्लॉटिंग किसने कराई, तो ब्लड प्लेटलेट्स। बट बेटा ब्लड प्लेटलेट्स तो एक हिस्सा है भाई, क्लॉटिंग तो एक बड़ी बेटा प्रोसेस है, और क्लॉटिंग कराने के लिए क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर बेटा क्लॉटिंग प्रोटीन्स। व्हाट इज क्लॉटिंग? जब चोट लगी, कट लगा, यहां पे बजा, यहां पे बजा, घुटने पे बजा, तो बेटा ऐसा नहीं होगा रक्त बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहने दे मुझे बहने दे, अनटिल एंड अनलेस बहुत ग्रेव डीप इंजरी हो गई हो। छोटू सा कट लगा, विद इन सम टाइम ब्लड आपका क्लॉट होने लगता है, क्लॉट होने लगता है भाई। उसके ऊपर आपको धीरे 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 दिखेगी परत जमती जा रही है, और वो टाइम के साथ साथ परत जो होती है वो हार्ड हो जाती है, पहले सॉफ्ट होती है, फिर वो हार्ड हो जाती है, और वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स के भी रोल होता है बेटा उसके अंदर, आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। बट क्या लगता है तुम्हें कि आपके ब्लड के अंदर ये हमेशा एक्टिव स्टेट में होनी चाहिए? यस, क्या ये हमेशा एक्टिव स्टेट में होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज अगर एक्टिव स्टेट में हो जाएगी तो भैया तुम्हारा अंदर का सिस्टम भी तो क्लॉट हो जाएगा। इनको जब एक्टिवेट होने की जरूरत है तभी एक्टिवेट होती हैं, ऑल द टाइम ये एक्टिवेट नहीं होती। इनफैक्ट ये आपके प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सॉल्युबलाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है। इट इज सॉल्युबलाइज्ड इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुली हुई है। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये जो तुम्हें चोट लगती है ना बेटा, और फिर तुम्हारा ये जो डार्क का सैब बन जाता है, स्कैब बन जाता है ब्राउन कलर का, वो एक्चुअल में धागे 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 जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ये फाइब्रिन्स बनाती हैं, फिब्रिनोजेंस का एक्टिवेटेड फॉर्म। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये जो फिब्रिनोजेंस हैं यही एक्टिवेट होके ना वो क्लॉट बनाती हैं तुम्हारा, ठीक है, और तब वो सॉलिडिफाई हो गई। अभी तो ये मतलब सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर, जब ये क्लॉट बनाएगी तो इनसॉल्युबल हो जाती है। अभी तो ये सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। आपको ये बात समझ में आई? यस, हाँ, पपड़ी ओपी, आधे बच्चों की पपड़ी पता है, आम भाषा में पपड़ी बोला जाता है, बिल्कुल सही। जिस पपड़ी को ठीक होने से पहले अगर निकाल दिया जाए तो फिर से पपड़ी बनेगी, काहे? काहे कि रक्त बहेगा, तुमने समय से पहले उसको उखाड़ दिया, ठीक है ना। तो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर बेटा क्लॉटिंग प्रोटीन। सबसे पहले तो ये पूछते हैं ये करती क्या है, जैसे कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है,
ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। और दूसरी बात बेटा आप इसके बारे में क्या लिखोगे? यस, दूसरी बात लिखोगे प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, inactive form, solubilized in plasma, solubilized in plasma। पहले इसे डन कीजिए। हाँ, कैल्शियम भी हेल्प करती है अंशिका बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है, कैल्शियम भी हेल्प करती है। पढ़ाएंगे उसके बारे में भी बेटा आगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। फिर आती है बेटा ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन के बारे में ज्यादा तो चर्चा नहीं की है एनसीईआरटी ने। अब जैसे बेटा इसके अलग अलग प्रकार है। ग्लोब्यूलिन में आता है मैम अल्फा, बीटा और गामा। ये इंपॉर्टेंट है गामा ग्लोब्यूलिन्स, क्योंकि आप 12वीं कक्षा में गलती से अगर अच्छे से पढ़ लिख के पहुंच गए, पास हो गए गलती से, तो आपको पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा बेटा एक चैप्टर जिसे बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अब वहां पे आप इसके बारे में पढ़ोगे। अब जैसे अल्फा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन्स होती है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ये विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स। लेकिन गामा ग्लोब्यूलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा ग्लोब्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा ग्लोब्यूलिन क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन्स आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, दे आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होती है सपोलो? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स किसी को पता है क्या होती हैं? क्या किसी को पता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होती है? प्रीति कह रही है गजब भेजती है मैम। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होती है? अनन्या बिल्कुल सही बोला आपने, फंक्शन तो सही बोला आपने, जल्दी बताइए। यस, इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी होती है मैम, इम्यूनिटी नाम देख लिया चिपका दिया बस बिल्कुल। अरे भाई इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगी, ये तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, धन्यवाद बताने के लिए। ये देखो सारे के सारे सपोले एक जैसे एक भेड़ चाल में बोलने लग गए, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा था मैंने, इम्यूनिटी नहीं पूछी थी। अरे मैम हमें तो इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनो दिख गया ना, उसी से हमने इम्यूनिटी बोल दिया। अरे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, आप फंक्शन बता रहे हो बिल्कुल सही है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर योर एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देने का काम करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगी। जैसे आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन किया, आपकी बेटा फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन्स ने बेटा आपकी क्लॉटिंग में हेल्प किया, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थी, ये बेटा आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। सो दीज हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। यहां तक सब लोगों ने कर लिया? किसी को कोई दुख दर्द या समस्या? पहले इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे जिन जिन का बेटा आधा पेज था तो उनके आधे पेज में आई एम श्योर इतनी सारी चीजें आ गई होगी। मेरे पास भी बेटा आधा ही पेज है, तो मैं कहाँ लिखूंगी? अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, तो आप भी बेटा नेक्स्ट पेज में लिखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। डन 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 डन, आगे बढ़ जाएं, एक थम्स अप दे देना बस बेटा। हम एक लास्ट कंपोनेंट करने जा रहे हैं कि मैम पानी प्रोटीन्स ने मिलके तो मैक्सिमम प्लाज्मा का पार्ट कवर कर ही लिया है, पर मैम इसके अलावा भी तो कुछ अदर कंपोनेंट्स भी दिख सकते हैं ना यार। जैसे बहुत सारे आयन्स दिखते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स दिखते हैं, बहुत सारे गैसेस डिसॉल्व होते हैं, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यस, उसी को बेटा लास्ट लिखते हैं। और ये तुम्हें ऑलरेडी पता है बेटा, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप बिल्कुल मैं जैसे लिख रही हूँ बेटा वैसे ही लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ बेटा वैसे ही लिखो। थर्ड कंपोनेंट मैं बोल रही हूँ सॉल्यूट्स, अदर सॉल्यूट्स। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सॉल्यूट्स क्या होते हैं बेटा? जो डिसॉल्व होते हैं आपके सोल्यूशन में, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। आप खुद सोच के देखो ना, आप अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या पढ़ सकते हो। क्या तुमने प्लाज्मा में गैसेस डिसॉल्व की थी? बिल्कुल की थी मैम, CO2 भी किया था, ऑक्सीजन भी किया था, करेक्ट है मैम। भाई तुम्हारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, वो कहाँ पे ट्रेवल करता है? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके मैम।
तो प्लाज्मा में मैम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होगा। मैम जब हम बार बार बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली, ये देखो एक बच्चा कह रहा है ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, बेटा मैंने बोला तो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊंगी, फिर तुम वही पूछ रहे हो। अब जैसे बेटा हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में कहां, आरबीसी के सर पे लेके ट्रैवल करते हो क्या हार्मोन को, या डब्ल्यूबीसी अपनी गोदी में बिठा के लेके जाती है, नहीं ना, हार्मोन्स कहां रिलीज होते हैं, प्लाज्मा के अंदर, तो हार्मोन्स प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। आपके अलग अलग आयंस, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपके बेटा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, तो सो मेनी अदर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार इसे लिखा दूं, एक बार इसे लिखा दूं। अदर सॉल्यूट्स में बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर 1 आयंस, ETC, ठीक है। फिर लिख रही हूं गैसेस, फिर लिख रही हूं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, केवल ऐसे लिख सकते हो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर लिख रही हूं बेटा नंबर 4, हॉर्मोन्स के अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आप लिख लो यूरिया, जैसे हमारा तो मेन बेटा यूरिया होता है इसलिए हमने यूरिया लिखा हुआ है। फिर नंबर 5 न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एक्सेट्रा इन दी ट्रांजिट स्टेट। पहले आप इसे नोट करो, प्लाज्मा तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी और फिर मैं आपको बेटा आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, आरबीसी के बारे में। पहले यहां तक डन 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 कर लो। यहां पे मैंने एक चीज ट्रांजिट स्टेट लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है कोई समझ सकता है? मैंने ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कोई भी आपके फूड के कंपोनेंट्स हैं, इनको मैंने लिखा हुआ है कि भैया ये ट्रांजिट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट स्टेट? ट्रांजिट स्टेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क भी कह रहे हैं व्हाट इज ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट का मतलब होता है भैया ये मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ट्रांजिट स्टेट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इनका अमाउंट भी बेटा वेरी करता है, इनका अमाउंट भी वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी बॉडी में कितना बेटा डाइजेशन किया, कितना एब्जॉर्प्शन किया, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या यहां तक हो गया है बेटा? कल हम ना एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ होगा 2-4 क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी कैटलिस्ट के करेंगे अच्छे से। अभी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं ना तो बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो तुम गलत करोगे, मैं भी यकीन में करा रही हूं ना। 5 में से मैक्स मतलब आप मान के चलो 3 क्वेश्चन तो बच्चे गलत करते ही करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी को मेरे साथ में अच्छे से रीड करते नहीं हो, बाद में भी अच्छे से रीड नहीं करते हो, ठीक है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया कि मैम हमारा पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, चलो इंट्रोडक्शन अलग बात है। फिर हमारे पास मैम मेजर हमारा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो ब्लड है, इसके अलावा लिम्फ भी है। फिर मैम ब्लड के हमने 2 पार्ट्स पढ़े,
एक होता है मैम हमारा प्लाज्मा 55%, एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखा एक होता है ब्लड सेल, एक होता है ब्लड प्लेटलेट। ब्लड सेल में हमने देखा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में हमने देखा ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। हमने बात की मैम प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, उसमें होता है पानी 90 से 92%, उसमें होते हैं प्रोटीन्स। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन मैम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा मैम ग्लोब्यूलिन्स, अल्फा और बीटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, गामा ग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा मैम डिफरेंट अदर सॉल्यूट्स। मैम साइड हो जाओ, अरे भाई तुमने लिखा नहीं अभी तक यार, मैं तुम्हें यहां पे रिवीजन करा रही हूं। चलो यार, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, आगे बढ़ जाएं। यस एवरीवन, एनसीईआरटी की रीडिंग करें फिर, एनसीईआरटी की रीडिंग करें फिर। अरे यार थोड़ा धीरे, अरे मूर्खों, रिवीजन करा रही थी। धीरे क्या होता है? धीरे से बजाऊं तुम्हारे सर पे? धीरे 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 बोल कोई सुनना ले, सुनना, मैं बोलूं धीरे धीरे बोल कोई पढ़ना ले, गलती से कोई डॉक्टर बनना ले। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई डॉक्टर बनना ले। चलो यार, ब्लड बेटा अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो, ये सेकंड पैराग्राफ है जो पढ़ रहे हैं। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये बताने की आवश्यकता थी कि ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है? क्या हमने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में ऑलरेडी लिखा हुआ था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड और लिम्फ मेंशन किया हुआ था। यस यस, तो भैया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो है ही मैम, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा, एक्चुअली इन्होंने बेटा फ्लूइड मैट्रिक्स अलग से ऐसे करके लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में द मैट्रिक्स इज द प्लाज्मा ओनली, ठीक है? द फ्लूइड मैट्रिक्स इज द प्लाज्मा ओनली, इन्होंने कॉमा लगा दिया है, बट फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा ही बेटा मैट्रिक्स है ना? एंड इसके अलावा होता है बेटा इसके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने पूरी क्लासिफिकेशन बेटा देख ली है। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। बेटा ये वाली बात भी एक बार लिख लो जहां हमने प्लाज्मा लिखा है ना? स्ट्रॉ कलर्ड मतलब बिल्कुल पेल येलो कलर का होता है बेटा। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब एकदम भूसा होता है स्ट्रॉ, ठीक है? स्ट्रॉ कलर्ड मतलब एकदम पेल येलो। विस्कस का क्या मतलब होता है? गाढ़ा। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। भाई तुम्हारे चैट्स ऑफ हो गए हैं, एक सेकेंड। विस्कस फ्लूइड होता है यार, चैट्स अब चल गए, चैट्स ऑफ हो गए थे, अभी भी आई थिंक रुक के चल रहे हैं। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। 90 से 92% पानी होता है एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स बेटा 6 to 8% ऑफ इट, ठीक है? फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। मैम फिब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बेटा जब मैं आपको क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे भी आपको ये चीज बताती कि क्लॉटिंग का ही दूसरा नाम होता है कोगुलेशन। क्लॉटिंग का ही दूसरा नाम होता है कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। देखो इन्होंने ग्लोब्यूलिन्स के बारे में कोई बताया ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा थीटा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला है ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड होती है डिफेंस मैकेनिज्म में। तुम्हारा बेटा स्मार्ट तरीका पढ़ने का ये है कि तुम यहाँ पे खुद से ही लिख लो, मैम ने बताया है अल्फा बीटा गामा, और मैम ने गामा में बताया है कि गामा जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं और यही डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती हैं, ठीक है? एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। देखो एनसीईआरटी जो देती है क्वेश्चन में बेटा वही आता है, जैसे ऑस्मोटिक बैलेंस दिया है तो ऑस्मोटिक बैलेंस है ना। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लाइक बेटा मिनरल्स मतलब आपके पास ये सारे आयंस है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in the transit state in the body, moving from here to there, here to there. ठीक है? Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma,
इन एन इनएक्टिव फॉर्म। बेटा एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन भी क्लॉटिंग फैक्टर्स ही हैं। इनके अलावा और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब बहुत पहले बेटा 6-7 साल पहले, 8 साल पहले पढ़ाया जाता था तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर लिखवाए जाते थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे करके लिखवाए जाते थे। अभी आपको उतने क्लॉटिंग फैक्टर्स का ना नाम लिखना है ना कुछ लिखना है, बस ये पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स मैम प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे। जब चोट लगेगी, जब इंजरी होगी तभी तो मैम क्लॉटिंग होगा ना, है ना। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम लिखेंगे फिर हम बेटा क्या स्टार्ट करेंगे, इसको तो स्टार मार्क करो, ठीक है। फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे आरबीसी के बारे में पढ़ना। तो भैया एक स्टार मार्क करके, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज सीरम। बेटा ये ना ही कोई फेस सीरम है, ना ही कोई हेयर सीरम है, नॉट फेस सीरम, नॉट हेयर सीरम, दिस इज अ सीरम जो आपके प्लाज्मा में से अगर मैं सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं, यानी कि या तो मैं ऐसे कह दूं कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने हटा दिए तो मैम वही जो फ्लूइड बच जाएगा उसको हम सीरम कहते हैं। वही जो फ्लूइड बच जाएगा बेटा जी उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। यस एवरीवन, यानी कि बेटा ये कहना गलत नहीं होगा कि मैम अगर मैं सीरम को बाहर निकाल के रखूं तो क्या सीरम क्लॉट होगा, नहीं, सीरम क्लॉट नहीं हो सकता क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस अपूर्व बेटा धन्यवाद। विस्कस का मतलब अनुष्का बेटा मैं बता चुकी हूं, गाढ़ा, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, गाढ़ा, ठीक है। यस अगर मैं सीरम को बाहर रख दूं वो क्लॉट नहीं कर सकता, सीरम के नॉट क्लॉट बिकॉज सीरम डज नॉट हैव बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया, ठीक है। ये है बेहद इंपॉर्टेंट, इसे कीजिए स्टार मार्क। अरे ये क्या कर रही हूं मैं, ये है बेहद इंपॉर्टेंट बेटा, इसे कीजिए स्टार मार्क। यस चलिए जी, अब बेटा देखो प्लाज्मा तो बहुत छोटा सा था, प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमें जो चीज पढ़नी है बेटा वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। बेटा जब मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में WBCs पढ़ाऊंगी तो क्योंकि WBCs के बेटा बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन होती है, बड़ी है पर बहुत इजी है। बड़ी का मतलब जैसे आपने अभी लिखा हुआ है ना कि WBC में ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, आगे आप पढ़ोगे कि ग्रैन्युलोसाइट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो इनकी क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना तो कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। यस प्रदीप, इनको बेटा हम क्या करेंगे ना, एक टेबल बना के पढ़ेंगे, हम टेबल बना के पढ़ेंगे। कह रहा है सीरम की डेफिनेशन दो। अरे यार बेटा, यार क्यों पढ़ते हो तुम लोग, एक बात बताओ, या क्यों आते हो, डॉक्टर बनना है तुम्हें? क्या डेफिनेशन है, प्लाज्मा ही है माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितनी नलायकी है बेटा, या कितनी स्पैमिंग है, पढ़ना लिखना नहीं है, ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकते बेटा। अटेंशन, मेहनत, मैम की तबीयत खराब है ना फिर भी क्लास ले रही हैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, ठीक है। और तुम तो बेटा एकदम मौज में बैठे हो यार, इसीलिए तो बेटा इतने लाखों में से कुछ ही बच्चे, क्या बोलूं यार, क्योंकि सब एक तरीके की मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। पर मैं बेटा बात तुम्हारे को ऊपर ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। चलो पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। शायद बहुत सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म शायद मैं बोल रही हूं नहीं पता होगी, मोस्टली तो पता होनी चाहिए वैसे बेटा, पर यू नेवर नो। रेड ब्लड सेल बोलो या इराइथ्रोसाइट्स बोलो, रेड ब्लड सेल बोलो या इराइथ्रोसाइट्स बोलो, एक ही बात है बेटा। रेड ब्लड सेल बोलो या इराइथ्रोसाइट्स बोलो बेटा, एक ही बात है, ठीक है। यस कोई नहीं बेटा, आप स्पैम मत करो, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं बेटा, आपको दूसरों को भी बुरा बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए दुख होता है और कुछ नहीं होता है। रेड ब्लड सेल या RBC, सबसे पहले तो बेटा मैं इनके नंबर के बारे में आपसे डिस्कशन करती हूँ, इनका अमाउंट क्या होता है, क्योंकि अभी आपने बेटा ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया था
अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे क्योंकि कई महान लोग बेटा पीपीटी से पढ़ते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या था? हाई स्पीड में ब्लड को रोटेट करना। हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हाई स्पीड में रोटेट किया था तुमने ब्लड को, तो ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए थे, सेंट्रीफ्यूज किया था, तो तुम्हें नजर आया था बेटा कि तुम्हारी आरबीसी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी एक जगह पे, राइट? तो बहुत ज्यादा भी थी, अमाउंट वाइज भी ज्यादा दिख रही थी। हाँ मैम, बिल्कुल ज्यादा दिख रही थी। तो अगर मैं इसके नंबर की बात करूं बच्चों, अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो इसका नंबर कितना है मैम? मिलियन में होता है। तो एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया हुआ है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, अ हेल्दी इंडिविजुअल, अगर हेल्दी इंडिविजुअल है, और मैं यहीं पे ना बेटा तुम्हें सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करके भी बता दूंगी, क्योंकि ये डेटाबेस भी बेटा पूछा जा सकता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली होता है 5 से 5.5 मिलियन। और कितने ब्लड की बात कर रहे हैं? पर एमएम क्यूबिक ऑफ योर ब्लड। इतने वॉल्यूम के लिए हम बात कर रहे हैं, पर एमएम क्यूब ऑफ योर ब्लड। आपकी आरबीसी का काउंट होता है बेटा 5 से 5.5 मिलियन। यहीं पे मैं बेटा सारे सेल्स को कंपेयर करके भी बता देती हूं। 9th में पढ़ा था मैम। हाँ, अब बेटा जी मैं ना यहीं पे तुम्हें वैसे बता देती हूं कि सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, फिर होती है तुम्हारी बेटा प्लेटलेट्स, और फिर होती है बेटा तुम्हारी WBCs। आप यहां पे लिख लो, जब मैं बेटा आपको प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगी तो प्लेटलेट्स का नंबर वहीं पे लिखेंगे, 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं, और बेटा ये तो 6000 8000 होती हैं आपकी WBC, बहुत ही कम, तो उनका नंबर वहां पे लिखेंगे। यहां पे मैंने सिर्फ ये बता दिया सबसे हाईएस्ट आपकी आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। मैम ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। मैम इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मैम ये वाला पॉइंट बाई पॉइंट लिखना। मैम इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये कहाँ बनती है? तो बेटा आपको क्या पता है, ये आप मुझे बताइए। आपको क्या लगता है कि आरबीसी कहाँ बनती है, कहाँ सिंथेसाइज होती है? अब अगर तुम बताओगे तो तुम एक आंसर दोगे बेटा, एक आंसर तुम दोगे कि बोन मैरो, एक आंसर तुम्हें पता होगा रेड बोन मैरो। ये मैंने तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते वक्त भी बताया था, रेड बोन मैरो। बट बेटा एडल्ट्स में, यानी कि तुम में, मुझ में, हम सब में हमारी रेड बोन मैरो के अंदर ही बेटा रेड ब्लड सेल्स ही नहीं सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल ही नहीं सारे ब्लड सेल्स बनते हैं बच्चा पार्टी, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। बेटा मैं तुम्हें यहाँ पे एक बोन का स्ट्रक्चर बना के बता रही हूं, आप इसे जरूर जरूर बनाइए, क्योंकि जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगी, जब मैं WBC पढ़ाऊंगी, तो ये सेम चीज मैं वहां पे भी बताऊंगी बेटा। अगर मैं फॉर्मेशन इसका देखूं तो मैम एक चीज है कि ये जैसे हमारा बोन है, तो बोन के अंदर बोन मैरो होता है, और स्पेशली मैं बात कर रही हूं लॉन्ग बोन्स की, लॉन्ग बोन्स की। ये लॉन्ग बोन्स के एंड में मैम बोन मैरो होता है, जिसे बोलते हैं रेड बोन मैरो, और मैम इसके सेंटर पे होता है येलो बोन मैरो। मैंने थोड़ा बहुत तो बेटा ऐसा सा डायग्राम शायद आपको बना के बताया था जब मैंने आपको बोन्स पढ़ाया था, लॉन्ग बोन मैरो के बारे में बताया था। हाँ या ना बेटा, आप लोग को याद आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। जब आप बात करते हैं बेटा, चाहे आप किसी भी बोन मैरो को ले लें, चाहे आप रेड बोन मैरो को ले लें इस साइड की, चाहे आप इस साइड की रेड बोन मैरो को ले लें, बात होनी चाहिए रेड बोन मैरो की। बात किसकी होनी चाहिए? रेड बोन मैरो की, क्योंकि मेन जो आपके ब्लड सेल्स बनते हैं वो रेड बोन मैरो में ही बनते हैं मैम। येलो बोन मैरो तो मैम स्पेशल कंडीशन में यूज होता है, येलो बोन मैरो तो मैम स्पेशल कंडीशंस पे यूज होता है। अभी बेटा इसका ब्लड सेल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, अभी इसका ब्लड सेल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैम रेड बोन मैरो में ऐसा क्या होता है जहां से सारे ब्लड सेल्स बनते हैं? सोर्स ऑफ बनाना है, प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए बेटा। आपके ये ना थोड़ा सा अतिरिक्त बता रही हूं, थोड़ा सा अतिरिक्त बता रही हूं, क्योंकि ना आपको बस एक पॉइंट, ताकि आपको ये समझ आए
कि व्हाई डू यू ऑलवेज से दैट रेड बोन मैरो इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लड सेल्स? आप ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं कि रेड बोन मैरो आपके सारे ब्लड सेल का सोर्स है, वहीं से सारे ब्लड सेल्स बनते हैं? तो बेटा एक्चुअल में ना आपके रेड बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जो मैं ये ग्रीन कलर से बना रही हूं ना, इसे मानो ये मैं कुछ सेल्स बना रही हूं, इन्हें बोला जाता है स्टेम सेल्स। क्या बोला मैंने कि मैम बेटा यहां पे भी होगी, मैं एक साइड में ही बना के बता रही हूं, बट मैं मतलब दोनों साइड होगी, मैं एक ही साइड में बना के बता रही हूं, बट दोनों साइड होती हैं। क्या होती है मैम? ये स्टेम सेल्स, ये होती है स्टेम सेल्स। आप में से कई लोगों ने स्टेम सेल्स भी बेटा सुने होंगे, शायद नहीं सुने हैं तो आज सुन लोगे। मैम रेड बोन मैरो के पास क्या होता है? रेड बोन मैरो हैज स्टेम सेल्स। रेड बोन मैरो हैज स्टेम सेल्स। रेड बोन मैरो में क्या होता है बेटा? रेड बोन मैरो में होता है स्टेम सेल। बेटा स्टेम सेल्स ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं बेटा, मैं साइड हो रही हूं, आप नोट भी करते जाइए। बेटा रेड बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट आपको यहां पे सिर्फ ये समझना है कि मैम रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है, दे कैन फॉर्म या दे आर केपेबल, वो सक्षम होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आप इतना समझ जाओगे, इतना ही काफी है। क्या बोला मैंने मैम? ये जो रेड बोन मैरो में आपने स्टेम सेल्स बनाए हैं मैम, इनके बारे में आप एक चीज बता रहे हो, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपके बेटा जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी कि मैं बात कर रही हूं आरबीसी की, यानी कि मैं बात कर रही हूं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि मैं बात कर रही हूं बेटा आपके प्लेटलेट्स की, आपके सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेटा आपके इन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं, एक बार में नहीं बन रहे। ऐसा नहीं है कि मैम आप मेरी बात समझना, पर इसे अब मैं साइड में जो ड्रॉ कर रही हूं इसे मत ड्रॉ करना। जैसे ये स्टेम सेल है बेटा, ये डिवाइड करती है अलग अलग तरीके से, फिर ये और डिवाइड करती है, फिर ये और डिवाइड करती है, तो इसके अलग ब्रांचेस है। ये जो स्टेम सेल है ये तो मदर सेल है बेटा, ये मदर सेल है। अल्टीमेटली ये डिवाइड कर करके ना बेटा इसकी बहुत ब्रांचिंग होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसकी डिटेलिंग, आप इसकी डिटेलिंग बेटा पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी आप सिंपली याद रख सकते हो कि मैम यहां से जो स्टेम सेल्स आपको दिख रही हैं, यही स्टेम सेल्स जो होंगी मैम आगे जाके, आपको पूरे स्टेप्स नहीं लिखने हैं, बट मैम यहीं से आगे जाके आरबीसी, आगे जाके डब्ल्यूबीसी, और आगे जाके प्लेटलेट्स बनती हैं। बताओ कोई तकलीफ? मल्टीपल ब्रांचेस। अब इसे बना लो, अब इसे बना लो बेटा। एडल्ट्स में तो बेटा ज्यादातर आपके बोन मैरो में ही आरबीसी फॉर्मेशन होती है ज्यादातर। लेकिन जब आप एम्ब्रियो होते हैं, मम्मी के यूट्रस के अंदर होते हैं, छोटू से एम्ब्रियो होते हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी फॉर्मेशन कहां कहां होता है, आप बेटा यहां पे नोट करके लिखिए। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नहीं, बट आपको आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 12वीं में ये चीज काम में आएगी। तो फॉर्मेशन मेनली एडल्ट्स में तो बेटा यहीं से होता है, रेड बोन मैरो से। बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पे होता है, बस इस चीज को एक बार फटाफट से नोट करें। डन 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 कर लिया बेटा आप लोगों ने? डन 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 डन। यस 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 यस। लिवर बता रहे हैं, स्प्लीन बता रहे हैं बेटा। देखो मैं मेनली बोल रही हूं, लेकिन आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगह से ही होती है, कुछ पर्टिकुलर जगह से ही होती है। करें, स्टार्ट करें, चलो। फॉर्मेशन में ही मैं ऐसे करके लिख दे रही हूं, फॉर्मेशन में ही मैं ऐसे करके लिख दे रही हूं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा छोटू एम्ब्रियो थे, जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक मतलब बहुत ज्यादा छोटू बेटा एम्ब्रियो थे, तब आपके साथ क्या हो रहा था?
फिर आप बने बेटा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, थोड़े से बड़े वाले एम्ब्रियो बन गए, हो अभी भी एम्ब्रियो बट लेट एम्ब्रियोनिक। लेट का मतलब और अर्ली का मतलब वो नहीं होता है अर्ली टू राइज, लेट टू राइज, है ना। और एक हो गया एडल्ट्स। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा अब अगेन ये वाले नाम, मैम अब योग सैक क्या होता है? योग नाम सुनते ही बच्चे को लगता है मुर्गी का योग की बात कर रही हूं मैं, जो उसमें योग पढ़ते हो, मुर्गी मतलब अंडे में जो योग देखते हो, भाई ये वो नहीं है। जब आप बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ एक डेटा लिख रहे हैं। कई बार बेटा कुछ डेटा होती है ना जिसकी एक्सप्लेनेशन बाद में ही मिल सकती है, अभी आपको नहीं मिल सकती, तो वो ऐसे डेटा को ना आप लिख के रखा करो। योग सैक बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना तो उस टाइम पे हमारा एक योग सैक नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसी योग सैक से इराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, यस। जब लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो बेटा लिवर भी कंट्रीब्यूट करने लगती है, और आपकी स्प्लीन एक ऑर्गन होती है, स्प्लीन भी एक ऑर्गन होती है। अभी बेटा आप एक काम करना, आज आप स्प्लीन को गूगल में सर्च करके देखना कि स्प्लीन कैसी ऑर्गन होती है, कहां प्लेस्ड होती है। ठीक है, रेड कलर का एक स्ट्रक्चर होता है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में होता है बेटा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड एडल्ट्स में होता है मोस्टली बोन मैरो और रेड बोन मैरो, मोस्टली रेड बोन मैरो। अच्छा, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, क्या शब्द यूज किया जाता है बेटा? व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, हिमैटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। यस, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, ये भी पढ़ाऊंगी बेटा, सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो। यस, डन 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 हो गया। आज यहीं तक रख रही हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूं बेटा। कल कंटिन्यू करेंगे आरबीसी के बारे में, हमें पढ़ना और क्या क्या है, इसकी शेप साइज कैसी दिखती है, इसका फंक्शन क्या होता है, दैट्स ऑल। इसकी शेप साइज कैसी दिखती है, इसका फंक्शन क्या होता है, कल हम डब्ल्यूबीसी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया? यस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास में इतनी स्पैमिंग क्यों होने लग गई है बेटा? पहले तो ऐसे नहीं करते थे, अभी बहुत ज्यादा होने लग गया है बेटा। धीरे 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 इस टॉपिक में ना आपको और फील होगा। अभी तो हम ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं यार। अभी तो बेटा ऐसे ऐसे टॉपिक्स, खतरनाक वाले टॉपिक्स आने वाले हैं कि क्या बताऊं। बहुत बढ़िया बढ़िया, ये भी बढ़िया टॉपिक है यार। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको उसमें मजा आए, चाहे आप उसको उसमें मौत आए। कल को मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तुम्हें, तो फिर तो बेटा एकदम मौत आ जाएगी, कहोगे मैम सारा रटना पड़ रहा है। तो भाई कोई भी टॉपिक हो, आपको उसमें खुद से इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और यहां तो बेटा ऐसे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फिर तो फैल जाओगे। ऐसे कंसेप्चुअल टॉपिक्स आओगे, अगर आप दिमाग खोल के नहीं बैठोगे फिर तो बेटा आपको परेशानी आएगी, मैं आपको पहले से बता रही हूं। अब कल जब हम बेटा कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो मैं आपके सामने एनसीईआरटी से ही बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे कल। आप वैसे तो मैं बेटा मैं चाह रही थी कि 2 क्लासेस के बाद कराऊं, ताकि ना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए, और फिर अगले दिन क्वेश्चन कराऊं। सेम डे अगर सेम टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगे ना तो दिमाग तुम्हारा ज्यादा एक्टिव रहता है। तो हो सकता है कल, नहीं तो परसों, ताकि थोड़ा टॉपिक कवर हो जाए, और फिर हम 5-6 क्वेश्चंस ना उसी के स्टेटमेंट्स से बना के हम करें, जिसे मैं एनसीईआरटी कैटलिस्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखना, कल मैं सोचती हूँ कैसे करके प्लान करना है, वैसे ही करेंगे। कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, बट आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, यस। मॉड्यूल से एक होमवर्क दे देती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेटा मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस कर लेना, मैं दे देती हूँ। ठीक है ना, और मुझे बेटा कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा बेटा लेक्चर।
मॉड्यूल, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अरे चलो होमवर्क ले लीजिए मॉड्यूल से। एक है प्रबल एक्सरसाइज 2 पेज 99, ठीक है। एक्सरसाइज 2 तक ही करो, पेज 99 से 102। चाहो तो उसके अगली वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो यार, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी लगे आप उसको स्किप भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि मॉड्यूल में कई बारी आउट ऑफ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। यस, मैं आप लोगों को 2 लाइन गाना सुना देती हूँ, ठीक है। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह भाई कौन सा गाना सुना है? कोशिश करती हूँ एक गाना, नया गाना सुनाने की, बट मुझे पता नहीं है कैसा जाएगा, बट मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, कौन तुझे ऐसे पढ़ाएगा जैसे मैं औसम पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आप भी बिल्कुल कीजिए, ठीक है, और लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। अगली क्लास से पहले छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।